प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस ऐतिहासिक इमारत में यहाँ मौजूद मेरी आंखों के सामने राजस्थान के कोने कोने से आए हुए साथियों का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग के साथियों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे दावत दी तो मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ। और मेरी एक कोशिश थी कि मैं जिलेवार जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात करूं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज के तमाम ऐसे बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका नाम गिनाऊं तो बहुत वक्त लगेगा। अमीन भाई मौजूद हैं, खानू खान साहब और नसीम अख्तर साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जो दोनों चेयरमैन हैं, आबिद कागजी साहब जो हमारे चेयरमैन हैं और हमारे वर्किंग चेयरमैन मोहतरम इमरान कुरैशी साहब जो निवर्तमान हैं, दुआ करिए कि वर्तमान हो जाएं मेरी दुआओं के साथ। हमारे सामने मुस्तफा साहब बैठे हुए हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे। नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात जब फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठें मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस ऑफिस में मौजूद मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं, आज आपके इस कार्यक्रम को सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं बल्कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज यहाँ खड़ा होकर बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि आप खुशनसीब हैं कि यहाँ आपकी सरकार है, खुशगवार माहौल है। छोटे छोटे मसाइल भले हों लेकिन बहुत हद तक आप बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूरा मुल्क इस हालात में नहीं है। मुल्क बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक ऐसी लड़ाई हम लड़ रहे हैं जिस लड़ाई के बारे में आप तभी महसूस कर सकते हैं जब उस तरह के सोच के लोग कभी अल्लाह न करे आप पर मुसल्लत हों। हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं पूरे मुल्क में ऐसी फासिस्ट सोच के लोग इक़्तिदारों में बैठे हैं जिन्हें ना जमहूरियत से कोई मतलब है ना आईन से कोई मतलब है। बिना वजह बताए लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। गंगा जी में लाशें तैर रही थी और मुख्यमंत्री कहता है ये सब चंगा सी। देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार देश की पार्लियामेंट में खड़ी होकर के पूरी बेशर्मी से झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसे बुरे दौर में यहाँ अक़लियत के लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। आपकी लड़ाई अगर बहुत बड़ी है तो आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। एक ताना आपको दिया जाता है और आपसे बार बार कहलवाने की कोशिश की जाती है कि आखिर जमहूरियत का और सेकुलरिज्म का बोझ जो है वो हम कब तक ढोते रहेंगे। एक प्रोपेगेंडा आपके बीच में खड़ा किया जाता है। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ कि हमने 1947 से पहले भी मुल्क में सेकुलरिज्म को अपने कंधों पे उठाया है और इंशाअल्लाह हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि आने वाले दिनों में भी हम देश के आईन को अपने कंधों पर लेकर के चलेंगे, जमहूरियत को अपने कंधों पर लेकर के चलेंगे। एक बात मैं आपसे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अक़लियत का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। एक प्रोपेगेंडा ये भी, एक नैरेटिव ये भी बनाया जाता है कि अक़लियत का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं। इस देश में अक़लियत मुसलमान भी है,
यहाँ सरदार भाई बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, वो भी माइनॉरिटी हैं। यहाँ पे जैन भाई बैठे हैं, वो भी माइनॉरिटी हैं। यहाँ पे ईसाई भाई बैठे हैं, वो भी माइनॉरिटी हैं। पारसी हो तो वो भी माइनॉरिटी हैं, बौद्ध हो तो वो भी माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी और अक़लियत का मतलब इतनी सारी कम्युनिटियां। और एक बात मेरी बहुत दिल में बिठा के जाना कि जब भी मुल्क में जमहूरियत कमजोर होगी, यानी लोकतंत्र कमजोर होगा, जब भी संविधान कमजोर होगा, तो जो सबसे पहली चोट पड़ेगी वो अक़लियतों पर पड़ेगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। कभी कभी हो सकता है कि कुछ फसलों पर नाराजगी हो, एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया। आप सबके बीच में भी इस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ मेरे तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। आपके सामने भी जब इस तरह का सवाल आ जाता है कि अक़लियतों को कांग्रेस ने क्या दिया, तो आप चुप हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। मैं बताता हूँ कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया है। वो कांग्रेस ही थी जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने ज्ञानी जैन साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही थी कि जब बंटवारे के बाद पूरा मुल्क लहू लहू था, ऐसे वक्त में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आगे बढ़ के मौलाना आजाद साहब को अपने सीने से लगाया और अपने कैबिनेट में पहला शिक्षा मंत्री बनाया इस देश का। वो कांग्रेस ही थी, वो कांग्रेस ही थी जिसने बरकतुल्लाह साहब को आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने अब्दुल रहमान अंजुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने खुर्शीद आलम साहब को, सलमान खुर्शीद के वालिद साहब को इस देश का विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का कानून मंत्री और विदेश मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने ए.के. एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। आज चंद लोग उठते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया, और आप चुप हो जाते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं मिलता। मुझसे बहुत सारे साथी मिलते हैं, वो कहते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर थे, आपने जब सियासत में आने का फैसला किया तो आपने कांग्रेस क्यों चुना? आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, आपके सामने बड़े ऑप्शन हो सकते थे, आसानी हो सकती थी। तो मैं उनसे कहता हूं कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होके मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। मैं जानता हूं कि मैंने मुश्किल वक्त चुना है, मैं जानता हूं कि मैंने मुश्किल रास्ता चुना है, लेकिन मेरे पुरखों ने भी यही मुश्किल रास्ता चुना था। जब सरहद के उस पार से सदाएं आ रही थी कि चले आओ इस तरफ तुम्हारा मुल्क ये है, तो जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर के मौलाना आजाद ने जब सदाएं दी थी कि नहीं ये तुम्हारा मुल्क है, यहाँ तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं, तो मेरे पुरखों ने वो मुश्किल रास्ता चुना था। मेरे पुरखों ने कांग्रेस को चुना था, मेरे पुरखों ने इस मुल्क को चुना था, तो मैंने भी मुश्किल रास्ता चुना है। मैं जानता हूं इस दौर में जब चारों तरफ फासिस्ट ताकतों का कब्जा हो, ऐसे में कांग्रेस के साथ खड़ा होना एक मुश्किल काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजस्थान वालों, आप बहादुर लोग हैं, आप वीरों की सरजमीन के लोग हैं, आप कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपने भी मुश्किल रास्ता चुना है। मैं आपकी जिंदादिली को सलाम करता हूं और आपसे ये कहता हूं कि आपकी हम ख्याल सरकार है, आपके बीच में आपकी अपनी सरकार है, लेकिन आपकी लड़ाई सिर्फ किसी सूबे तक खत्म नहीं हो जाती है। लोग मुझसे कहते हैं आप क्या ख्वाब लेकर के सियासत में आए, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं अक़लियतों के मसाइल उठाया करता था अपनी नज़्मों में। मैं पूरे मुल्क में जा करके माइनॉरिटी के वो इश्यूज जिनको छोड़ देती थी मीडिया में, उन पे
में बात करता था। 2017 में पहली बार जब मेरी राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान, आप मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पे नज़्में पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, मुद्दों के हल कैसे निकलेंगे इसके बारे में सोचो। तो मैंने कहा हल आप बताएं कैसे निकलेंगे। उन्होंने कहा सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। मैंने उनकी बात पे लब्बैक कहा और आज यहाँ खड़े होकर अवल ऐलान कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा, अपने एहसासों से जो महसूस की हुई बात कह रहा हूं कि कांग्रेस से अगर कभी आपको कोई शिकायत भी हो तो एक बात अपने दिलो दिमाग में रखना कि इस मुल्क में आरएसएस की सोच के खिलाफ और फासिस्ट ताकतों के खिलाफ अगर सबसे बड़ी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। ये एक सच्चाई है। एक ऐसा दूरदृष्टि वाला नेता, एक ऐसा विजनरी नेता कि जब नरेंद्र मोदी जी 2019 में लिट्टी चोखा खा करके फोटो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे, उस समय राहुल जी कह रहे थे कि सुनामी आने जा रही है कोरोना की। उस समय राहुल जी कह रहे थे ना, याद होगा आप सबको। और सुनामी आई जब नोटबंदी कर रही थी भाजपा की सरकार, तब राहुल गांधी जी खड़े होकर के कह रहे थे कि आप नोटबंदी कर रहे हो, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। तब सब मजाक उड़ा रहे थे, सोशल मीडिया पे हैशटैग चला रहे थे राहुल जी के खिलाफ। लेकिन आप मुझे बताइए कि अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई या नहीं चली गई? चली गई। आप सोचिए उस शख्स की दूरदृष्टि को। जब ये जीएसटी ला रहे थे तो राहुल जी ऐलान खड़े होकर कह रहे थे कि तुम्हारा ये गब्बर सिंह टैक्स है, बाजार बर्बाद हो जाएगा। चाहे जिस समाज के लोग बैठे हो, अगर वो व्यापारी हैं तो वो जानते हैं कि हाँ बाजार बर्बाद हो गया। जब ये सरकार दो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, हम दो और हमारे दो को फायदा पहुंचाने की बात करते हुए कृषि कानून ला रही थी, तब देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के वो शख्स दहाड़ के कह रहा था कि हम अन्नदाता के साथ हैं, तुम उद्योगपतियों के साथ हो, हम किसानों के साथ हैं। उस शख्स का नाम राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं और आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं। राजस्थान के लोग हैं जिनके सामने पूरी दुनिया आती है, आपके शहर, आपके दरबार तक पूरी दुनिया आती है। आप भी अपनी जिम्मेदारियां समझिए, इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। इस लड़ाई में खुद को अपने घर तक महदूद मत रखिए। आप जब रातों को सोने जाएं और अपने कमरे में अंधेरा करें तो कुछ लम्हा इस बात के लिए भी सोचने में गुजारें कि आप तो यहाँ सुकून की नींद सो रहे हैं, लेकिन कई सूबे ऐसे हैं जहां अपने घरों में सोने वाले लोगों को लगता है कि अगली सुबह पता नहीं कैसी होगी, कौन सा जुल्म हम पे टूटेगा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़े होइए। मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। एक बात तो मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं, ये बात हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी देकर के आपको एक संदेशा दिया है कि हम तुम्हारे मुद्दों से भाग नहीं रहे हैं, हमने तुम्हारा एक आदमी अपॉइंट कर दिया है। आप काम लीजिए, आप काम लीजिए अपने आदमी से। और मैं यहां खड़ा होकर आपसे वादा कर रहा हूं कि आपने पिछले 10-12 साल की मेरी जिंदगी को देखा है। यहां बैठा कोई शख्स ये नहीं जानता कि मेरे सियासी विरासत क्या है। मेरे पास कोई सियासी विरासत नहीं है। मेरा परिवार सियासत में नहीं था, मेरे दादा सियासत में नहीं थे, मेरे वालिद सियासत में नहीं है। मैं एक आम परिवार से आता हूं, आप जैसे परिवार से। साइकिल चला करके पढ़ने जाता था, छोटी छोटी अपनी जो जिंदगी का सफर है उसको जब शुरू किया, मुशायरों की दुनिया में कदम रखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी आवाज उठाई जा सकती है। मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां 7 रियासतें हैं, 7 राजा हैं एक छोटे से जिले में। मैं ऐसे जिले से आता हूं, लेकिन मैंने आपके मुद्दों पर आवाज उठानी शुरू की तो ये परवाह नहीं की कि जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, ये परवाह नहीं की कि कौन सी जेल में डाल दिया जाऊंगा, ये परवाह नहीं की कि कौन सी हुकूमत मेरा क्या बिगाड़ देगी। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुल्क में जहां भी जुल्म हो रहा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा फर्ज बनता है कि मेरा कलम वहां पर बोलेगा, मेरी जबान वहां पर बोलेगी और उसके खिलाफ मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मेरी 10-12 साल की जिंदगी को आपने देखा है, आपने ये महसूस किया है कि मैंने आपके किसी भी मुद्दे पर मैं खामोश नहीं रहा हूं। राजस्थान की मिट्टी इस बात की गवाह है
कि मेरा राजस्थान में कोई सियासी लेना देना नहीं था, तब तो मेरा सियासत से भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब आपके सूबे में भी कहीं जुल्म हुआ, कहीं किसी भीड़ ने किसी निरीह इंसान को पीट के मार दिया, तो ऐसी तस्वीरें आप गूगल पे ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी कि जब मैं पहलू खान की मां को अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था। आप मिल जाएंगी ऐसी तस्वीरें जब मैं जुनैद की मां को अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था। आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी कि मैं झारखंड जाकर के, बिल्कुल सुदूर अंचल गांव में जाकर के तबरेज अंसारी के परिवार को अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था। आपको ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी। आप ढूंढेंगे तो जब मॉब लिंचिंग हो रही थी पूरे मुल्क में, तो मैं जंतर मंतर पर अपने चाहने वालों के साथ खड़ा होकर के लहू बोल रहा है जैसा प्रोग्राम कर रहा था, और नरेंद्र मोदी जी से पार्लियामेंट के 100 कदम दूर खड़ा होकर यह कह रहा था कि इस भीड़ तंत्र को रोकिए, ये आम अकलियत के लोगों का खून बहाना बंद करिए। अगर आपको खून की जरूरत है तो हम अपना खून दान करते हैं, हमारा खून लीजिए। ये खून किसानों के काम आएगा, इस देश के सेना के काम आएगा। हम अपना खून दान करते हैं, हम ब्लड डोनेट करते हैं, लीजिए, लेकिन हमारे लोगों का खून बहाना बंद करिए। और आपको जान के हैरत होगी कि पहली बार जिंदगी में मेरी आंखों के सामने ऐसा मंजर गुजरा कि हमने एहतजाज के तौर पर 2800 यूनिट खून एक दिन में डोनेट किया अपने चाहने वालों के साथ। एहतजाज के तौर पर, विरोध के तौर पर हमने अपना ब्लड डोनेट किया। मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहा, अब मैं सियासत में आ गया। पिछले 2.5 साल की जो मेरी सियासी जिंदगी है, जो बैठा है रब साथ में आसमान के ऊपर, उसको हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूं कि जब भी ऐसी बात आएगी कि एक लाइन इस तरफ होगी और एक लाइन इस तरफ होगी, तो इंशाअल्लाह मैं किस लाइन में खड़ा मिलूंगा, किस लाइन में नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा। शिकायतें होंगी, दर्द होगा। मैं यहां खड़ा होकर सिर्फ राजस्थान से मुखातिब नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान से मुखातिब हूं। आपको हो सकता है शिकायतें हो, आपको हो सकता है दर्द हो, आपको यह भी हो सकता है कि दिल में जख्म हो, लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। 70-75 सालों की आजादी के बाद की जो पूरी सियासी जिंदगी है हिंदुस्तान की, उसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि 75 साल का जो परिवार होता है उसमें बहुत सारी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सारे मनमुटाव भी होते हैं। आपस में घर में 4 बर्तन हो तो खड़कते भी हैं, आवाजें भी होती हैं, लेकिन अपना घर होता है। कांग्रेस वो है जिसको आपके पुरखों ने अपने खून से सींचा है, अपने पसीने से सींचा है। आपके दादा ने कांग्रेस को अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की है, आपके वालिदैन ने कांग्रेस को मजबूत किया है। अगर शिकायतें भी हो अपने घर वालों से, अपने परिवार से, तो रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी जाती हैं। आपका अपना परिवार है कांग्रेस। अगर आपको कोई शिकायत है तो मैं आपसे यहां खड़ा होकर वादा कर रहा हूं कि मेरा डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है, और मुझे आपके साथ खड़ा होने से, मेरे डिपार्टमेंट को आपके साथ खड़ा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे नेता ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मेरे नेता ने, आदरणीय राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने यह जिम्मेदारी देते हुए मुझे कहा है कि जाओ और इस मुल्क में जो अक़लियतों के मुद्दे हैं उस पर लड़ो, उस पर बात करो, उनके हल तलाश करो, और इसमें डरना मत। मैं यहां खड़ा होकर आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके जो भी जायज मुद्दे हैं आप उन्हें लेकर आइए। हमारी प्रदेश कमेटी से मिलिए, जिला कमेटी से मिलिए, और अगर आपको लगता है कि आप यहां मुतमईन नहीं हैं तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिस है जिसका नाम AICC है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। उसमें एक ऑफिस है जिसका नाम है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस। उसका दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, आप आइए, मैं आपके लिए बैठा हूं, मैं आपके लिए बैठा हूं, मैं आपके लिए बैठा हूं। और ये मैं पूरे मुल्क से कह रहा हूं कि भूल जाइए कि आप इससे पहले अपने नेताओं से मिल नहीं पाते थे। आप इस बात को छोड़ दीजिए, अपने जहन से निकाल दीजिए कि आप कभी अपनी समस्याएं लेके जाते थे तो लोग टाल देते थे। आप आइए, अपने जख्म लेके आइए, मैं मरहम लेके बैठा हूं। मैं लगाऊंगा आपके जख्मों पे मरहम, मैं लगाऊंगा आपके जख्मों पे मरहम, और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता।
मैं यहां अहद करता हूं कि आप मुझे जितना जानते हैं, मेरी जिंदगी जो पिछली रही है 33-34 साल की जिंदगी वो जिस तरह से गुजरी है, मैं उसे मानता हूं कि मैंने खुद को वक्त किया है आपके लिए। लेकिन यहां खड़ा होकर ये वादा और करता हूं कि जो आने वाले खुदा ने जिंदा रखा तो जो 30-35 साल सियासी जिंदगी के होंगे, उसमें एक लम्हा भी ऐसा नहीं होगा जो बिना आपकी फिक्र के गुजरे। ये मेरा वादा है आप एक बार भरोसा करिए, एक बार उस रिश्ते को बहाल करिए जो कांग्रेस से आपका है। आइए कांग्रेस के साथ खड़े हुए। कुछ मुद्दे थे जिन पर कल से आज तक मुझे लोगों ने बताया, डेलीगेशंस मुझसे मिले हैं, आज मैंने उस पर कुछ वर्कआउट किया है और मुझे बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है। मेरी डोटासरा जी से भी बात हुई, मेरे मुख्यमंत्री जी से भी बात होगी और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द मैं उन मुद्दों के हल निकाल करके आपको दिखाऊंगा। और हमारे अक़लियत के जो एमएलए हैं, हमारे अक़लियत के जो मिनिस्टर हैं, वो सब भी हम लेकर बंद रहते हैं। अमीन भाई यहाँ बैठे हैं, अमीन के मायने आप समझते हैं, तो ये अमीन हैं और इन्होंने यहाँ खड़े होकर के जो बातें कही हैं वो बहुत मोतबर बातें हैं, बहुत अहम बातें हैं। मैं पहली बार मिला हूँ अमीन भाई से, कागजी साहब से तो मिल ही रहा हूँ, तो कागज के बड़े मजबूत लोग होते हैं, तो उनके नाम के साथ भी कागजी लगा हुआ है। जब मैंने पहली बार मिला तो मैंने कहा कागजी क्यों लगाते हैं, उन्होंने जो उसका पूरा जो इतिहास बताया तो सुन के मुझे भी बहुत खुशी हुई। मेरे नबी कहा करते थे कि चीजों को कागज पे ले आओ, लिखित में ले आओ, ताकि वो दस्तावेज रहे, ताकि वो सनद रहे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आपके जो लीडर्स हैं वो आपके मुद्दों पर लड़ते हैं। बस ये है कि एक बार मेरे डिपार्टमेंट के साथ खड़े हुए, मेरे डिपार्टमेंट का साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। मेरे पास तजुर्बा कम है, मैं 2.5 साल का सियासी तजुर्बा है कहने को, लेकिन मैं पिछले 12-13 साल से उस सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर लड़ता रहा हूं जो आपके मुद्दे थे। तो मैं ये मानता हूं कि तजुर्बा तो मैं कभी आमिद साहब से उधार ले लूंगा, कभी अमीन भाई से उधार ले लूंगा, कभी खानू खान साहब से उधार लूंगा, इमरान तो मेरे हम उम्र हैं, इनसे तजुर्बा क्या लूंगा, हमारी बहन बैठी है नसीम साहिबा, उनसे तजुर्बा ले लूंगा। लेकिन जिसे एक चीज की जरूरत है जिसका नाम है जज्बा, हौसला, वो मेरे पास है और वही इंसान से कुछ बहुत बड़ा करवाता है। मैं कभी बुजुर्गों से कहानी सुना करता था कि एक जंगल में आग लगी थी, जैसे आज मुल्क में नफरतों की आग लगी है, वैसे जंगल में बड़ी भयानक आग लगी थी। जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया थी, गौरैया छोटी सी चिड़िया होती है, आप जानते हैं, परिंदा है छोटा सा, उसका भी उसी जंगल में डाल पर उसका आशियाना था। वो अपने आशियाने को जलते हुए देख रही थी और बड़ी उदास सी दूर से देख करके आंसू बहा रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से जज्बा आया, हौसला आया, वो उड़ के पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी वो पानी लेकर के आई और दहकती हुई आग के ऊपर उड़ करके आई और अपनी चोंच का 2 बूंद पानी उसने उस दहकती आग में छोड़ दिया। फिर गई, फिर तालाब से 2 बूंद पानी लेके आई और दहकती आग पर छोड़ दिया। फिर गई, फिर 2 बूंद पानी लेकर के आई और दहकती आग पर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल के डाल पे बैठ के सुस्ताने लगी, तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों नहीं गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को इमरान का जवाब समझना। गौरैया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं उस कोशिश के लिए आपके बीच खड़ा हूं, मैं उस कोशिश के लिए आपके बीच खड़ा हूं। गृह मंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस में 70 साल में क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, तो पीछे से आवाज आई, भैया आप नाम मत बताना, जो भी बताओगे ये उसे भी बेच देंगे। तो कांग्रेस ने ऐसा काम किया, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ताकि आपका दिल बदसन हो। ये एक बड़ी साजिश है।
और ये साजिश उनकी ही नहीं है जो इसमें शामिल हैं, जो बेचारे नहीं समझते हुए मुसलसल सोशल मीडिया पे कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। दरअसल उन्हें भी पता नहीं है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिमोट कंट्रोल कहीं और है, उस रिमोट कंट्रोल चलाने वाले को समझिएगा। बहुत सारी बातें हैं जिन्हें माइक पे बोला नहीं जाता, इशारे में समझाया जाता है, लेकिन हमारे लोगों को तो सब कुछ खुल करके सुनना होता है। चीख करके बोलो। थोड़ी सलाहियत आपको भी पैदा करनी पड़ेगी और थोड़ा मैं भी मुखर रहूंगा, ये वादा करता हूं। वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब आपके मुद्दों पे लड़ा भी जाएगा, बोला भी जाएगा। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। हम बोलेंगे, हम मुसलसल आवाज उठाएंगे। इस देश का अन्नदाता जब सड़कों पर खड़ा होकर के कुर्बानियां दे रहा होगा, तब कोई राहुल गांधी उठेगा और ट्रैक्टर पर बैठ करके संसद पहुंच करके कहेगा कि हम तुम्हारे कृषि कानून के खिलाफ खड़े हैं। जब कल राहुल जी ट्रैक्टर लेके निकले तो मैंने ट्वीट किया कि राहुल जी सिर्फ ट्रैक्टर नहीं चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी के गुरूर को जोत रहे हैं ट्रैक्टर से। हम खड़े मिलेंगे आपको जब आपको लगेगा कि मुल्क में कोई आवाज ऐसी नहीं है जो इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ बोल सके। तब किसी अंधियारे से एक राहुल गांधी उठेगा, एक प्रियंका गांधी उठेंगी, कोई इमरान प्रतापगढ़ी उठेगा, कोई श्रीनिवास उठ करके बोलता हुआ मिलेगा, सांसें बांटता हुआ मिलेगा, कोई राजस्थान की हुकूमत का चीफ मिनिस्टर बोलेगा, पीसीसी चीफ बोलेगा, मंत्री बोलेंगे, विधायक बोलेंगे। आप ये मत समझिएगा कि आप तन्हा हैं। लड़ाई बड़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लड़ने वाले लोग नहीं हैं। आपको अपनी कश्तियों पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपनी पतवारों पे भरोसा करना पड़ेगा। समंदर गहरा है क्योंकि ये नफरत का समंदर है, लेकिन हम पार करेंगे इस समंदर को। आने वाले जो कुछ साल हैं वो यकीनन मुश्किलों के हैं, बड़ी मेहनतों के हैं, लेकिन मेरा ख्वाब है कि 2024 में दिल्ली के लाल किले से झंडा जो फहराने वाला शख्स हो, उस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी हो। और ऐसा होगा। आज सुबह 2 डेलीगेशन मिले हैं, मैं आखिर में अपनी बात अख्ताम को पहुंचा रहा हूं। यहाँ कुछ मसले हैं, कुछ संविदा के लोग हैं जिनके मसले हैं, जिसमें उर्दू के पैरा टीचर्स हैं जिनके मसले हैं। मैंने आज बात की है और एक ऐसा हल तलाशा जा रहा है जो 1-8 महीने के अंदर आप सबके बीच होगा इंशाअल्लाह, और आपको लगेगा कि बहुत मुनासिब हल निकला है और आप उससे मुतमईन होंगे। जब तक मैं मुतमईन नहीं रहूंगा तब तक मैं उसे निकलने नहीं दूंगा, और आप जानते हैं कि मैं मुतमईन रहूंगा तो तभी मुतमईन रहूंगा जब आप मुतमईन रहेंगे, क्योंकि मैं आपके पाले में खड़ा हूं। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आपको लगेगा कि इमरान उस पाले में खड़े हैं या मेरे पाले में खड़े हैं, तो इमरान हमेशा आपको आपके पाले में खड़े नजर आएंगे। कभी कोई सियासी इंसान आपसे इस तरह बात नहीं करेगा, इतना खुले दिल से बात नहीं करेगा, लेकिन मैं खुले दिल से आपसे कह रहा हूं कि मैं आपका हूं। बहुत बड़े शायर थे, हबीब जानी को 2 बात कहते थे कि 2 जगहें होती हैं, एक होता है दरबार और एक होती है अवाम। मैं अवाम के दरबार का शायर हूं, तो मैं आपका हूं, आपके बीच का हूं। अब सियासी हो गया हूं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे कंधों पे, तो मुझे उसे निभाने में मेरी मदद करिएगा, मुझे ताकत दीजिएगा, मेरे डिपार्टमेंट को मजबूत करिएगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिएगा। क्योंकि कोई आपसे आएगा, वो कहेगा कि हिंदू के नाम पे वोट दो, कोई कहेगा मुसलमान के नाम पे वोट दो, कोई सिख के नाम पे वोट मांगेगा, कोई ईसाई के नाम पे वोट मांगेगा। लेकिन इस देश में सिर्फ एक पार्टी है जो आपसे कहती है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं, इसलिए मुझे वोट दें। उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। कि मेरी आवाज आपके लिए कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। तो राजस्थान की अल्पसंख्यक विभाग की कमेटी मेरे साथ रहेगी, ये वादा है ना। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं यहाँ से जाके बाकी